हमारा लास्ट टाइम टॉपिक क्या था इकोनॉमिक्स में? हाँ जी, इकोनॉमिक्स में हज सब्सिडी, पिलग्रिमेज, महरम डिस्कस कर लिए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का होगा। सैटरडे को हम फिर हिमाचल प्रदेश के बजट का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे। आज और कल हम जो हमारी मेन इकोनॉमिक्स है उसको पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से हमारे शेड्यूल ट्राइब के बारे में। पहले चंबा में तो काफी ट्राइब्स हैं, तो शेड्यूल ट्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, सही है। तो अनुसूचित जनजाति। क्या इस जनजाति ने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है? किया है। क्या आज भी ये ट्राइब या जो ट्राइब्स हैं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, भेदभाव? हाँ, कुछ हद तक आज भी करती हैं। बहरहाल कई तरह के नोशंस हैं इनके बारे में, फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल कास्ट के ट्राइब के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं ताकि उनके साथ जो भेदभाव होता है उसे रोका जा सके। संविधान के प्रावधान मीन्स द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में कैसे क्या प्रावधान किए गए हैं? तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, बट पॉलिटिक्स का भी कुछ बीच में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो आर्टिकल 23 जिसको बोलते हैं अनुच्छेद, तो इसके अंदर मैं ऐसे लगा के पॉइंट नंबर लिखूंगा 1, दैट इज अनुच्छेद 23। बढ़िया से लिखकर इंग्लिश में प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि बंधुआ मजदूरी को खत्म करना है ना। बंधुआ माने बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश करना है। बंधुआ मजदूरी को अबॉलिश करना है, खत्म करना है, राइट। व्हाट डू मीन बाय बॉन्डेड लेबर? क्या समझते हैं आप बॉन्डेड लेबर से? एनी गेस? तो मैंने किसी को जबर किसी से काम करवाना, अर्थात दो तरीके से, या तो पेमेंट कम करना या पेमेंट बिल्कुल नहीं करना। क्या बंधुआ मजदूरी ट्राइब से लोग करवाते थे? हाँ, करवाते थे। इवन बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि कैसे अफ्रीकन तो सारी का ट्राइब थी ना, अफ्रीकन को कैसे सेल किया जाता था यूरोप में, और यूरोप में उनसे मजदूरी करवाया करते थे, बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट कोई इंडिया का नहीं है, विदेशों में भी होता रहा है, वहां से चीजें चलती आ रही है। यूरोपियन कल्चर में तो स्लेव की प्रथा थी, ठीक है, और इंडिया में तो स्लेवरी का लॉ बनाया गया था, स्लेवरी के अगेंस्ट लॉ बनाया गया था। वो खैर बात की बात है, पर फिलहाल आगे चलते हैं। आगे हम बात करें कि अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के बारे में। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, फटाफट से हम पॉइंट बनाते जाएंगे। पहले अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल 330 और 332 एंड 332। कृपया इनको ठीक से लिखें, नोट्स ढंग से बनाने ताकि फ्यूचर में रिवाइज करें तो दिक्कत ना हो। अब अनुच्छेद 330 और 332 ऑब्वियसली शेड्यूल ट्राइब के कुछ भले के लिए बनाए गए होंगे। अनुच्छेद 330 कहता है कि जो शेड्यूल ट्राइब है प्लस शेड्यूल कास्ट है उनको मिलेगा आरक्षण, मींस रिजर्वेशन, इसमें लोकसभा के चुनाव में। ठीक है जी। तो लोकसभा के चुनाव में SC ST को आरक्षण मिलता है अनुच्छेद 330 के तहत। यहां तक बात साफ है। और 332 के तहत अनुच्छेद अगेन ST और SC को आरक्षण दिया जाता है, किसमें? विधानसभा के चुनाव में, MLA, है ना। जैसे यूं मान के चलिए कि जो यहां है, यहां होंगे आपके MP और यहां होंगे आपके MLA।
तो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट दोनों के लिए है। प्लीज याद रखें, क्योंकि चुनाव का साल है तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, हिमाचल में, हिमाचल से बाहर भी, क्योंकि ये एक लोकसभा का चुनाव है। तो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए विच आर्टिकल स्पीक्स अबाउट रिजर्वेशन फॉर देम? आर्टिकल 330। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूं। अनुच्छेद 243 के बारे में लिखते हैं। आइए नेक्स्ट। अनुच्छेद 243 बढ़िया से लिखना है और ऐसे नीचे को एरो लगा देनी है। तो अनुच्छेद 343D इस बारे में कहता है, अगेन रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, बट किस में? बिल्कुल पंचायतों में या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। पंचायतों को हम अंग्रेजी में कहते हैं भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, राइट, PRI। और दूसरा होता है अर्बन लोकल बॉडीज, URB अंग्रेजी में, जिसे आप कहते हैं म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपल, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नगर पालिका है, इस तरह से। तो यहां भी आरक्षण मिलता है। तो कई लोग सोचते हैं कि आरक्षण सिर्फ नौकरियों में दिया जाता है या कॉलेज में एडमिशंस के लिए दिया जाता है। ये अर्ध सत्य है। आरक्षण जो है वो चुनाव में भी दिया जाता है। तो हमने कल हिस्ट्री में डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में नहीं, पॉलिटी में, जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया तो मुस्लिम्स के लिए क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम को प्रेफरेंस देना चाह रहे थे। अंग्रेजों का मानना था कि मुस्लिम डिस्क्रिमिनेट होता है भारत में। ये बात सच नहीं थी, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने जिससे पावर टेक ओवर की, वो कौन थे? मुगल्स ना। तो जब जिस देश में सत्ता में मुस्लिम्स हो, वो धर्म कमजोर कैसे हो सकता है? बात है कि नहीं है? 1857 से 1947 में 90 साल का फर्क है। तो जब 1857 में बहादुर शाह जफर और ये मतलब हेड हैं, या यूं कह लीजिए कि जो देश की मूवमेंट थी उसके सुल्तान कौन माने गए थे? या म्यूटिनी जो थी सैनिकों की, उनका लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। मैंने कहा था कि म्यूटिनी क्यों हुई थी? क्योंकि गाय के मांस की चर्बी थी लगी हुई, और भी बहुत सारे कारण थे। सीनियर्स डिसरिस्पेक्ट करते थे, गाली दे के बात करते थे, यू ब्लडी इंडियन, राइट। इसके साथ साथ में प्रमोशंस प्रॉपर नहीं होती थी। इसके साथ साथ में जो इंडिया से बाहर जाने पर उनको भत्ता नहीं मिलता था। बाहर भी जॉब कर रहे हैं और कोई भत्ता भी नहीं है। भत्ता मीन्स काइंड ऑफ अलाउंसेस नहीं थे। आज आपकी ड्यूटी अगर पांगी भरमौर लगती है, कुल्लू मनाली लगती है, ऊपर टॉप एरिया में, तो आपको क्या मिलते हैं? अलाउंसेस मिलते हैं ट्राइबल एरिया में जॉब करने के, मालूम है ना। तो तब थे नहीं, तो बहुत सारे रीजंस थे जिस कारण सैनिकों ने म्यूटिनी की थी, विद्रोह किया था। और उसके फेस कौन थे? उन सैनिकों ने किसको अपना हीरो माना था, लीडर माना था? बहादुर शाह जफर। क्योंकि उनको कमी किसकी दिख रही थी कि हम किसके बैनर तले लड़ाई लड़े। तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप इस मूवमेंट के लीडर बन जाइए। आपने लड़ना नहीं, लड़ना हमने है, बट हम, क्योंकि आप हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि आप ही का वंश था जो हिंदुस्तान को चला रहा था। तो अंग्रेजों ऐसी ऐसी कहानी है। बोलने का अर्थ मेरा क्या है कि रिजर्वेशन की जहां तक बात है तो सबसे पहले मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसका हमने विरोध किया था। हमने मतलब इंडियंस ने तब विरोध किया था। पर आज जो रिजर्वेशन दी जा रही है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि ये इंडिया की सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहा है। अंग्रेज तो चूंकि हम पर लगातार शासन करना चाह रहे थे, तो वो अपीज कर रहे थे, तुष्टिकरण कर रहे थे लोगों का, स्पेशली मुस्लिम्स का। और बाद में फिर शेड्यूल कास्ट का 1932 में मैकडोनल्ड अवार्ड, नाम सुना ना आपने? तो विच मीन्स कि वो कमजोर तबके को पकड़कर उनको पैसिफाई कर रहे थे, उनको खुश कर रहे थे, ताकि लोग आपस में डिवाइड हो जाए। ये रिजर्वेशन का पर्पस क्या है? उत्थान करना, ना कि तोड़ना, लोगों को बीच में से डिवाइड करना, जनता को डिवाइड करना। ये और बात है कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन हमेशा क्या चाहते हैं कि वोट
बटे, क्योंकि वोट बटने से उनको फायदा पहुंचता है, बट हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि डेमोक्रेसी है तो कुछ बातें सहन भी करनी पड़ेंगी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में पॉलिटिशियन 4 बातें वोट लेने के लिए भी बोल देंगे। तो अगर लोकतंत्र चाहिए भाई तो फिर हर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने की क्या है, इजाजत है। एंड यदि वो लॉ ब्रेक करता है तो उसको पनिश करेगा लॉ देश का, और लॉ पनिश नहीं करता देन कैन से दैट कि फिर इस देश का लॉ जो है वो भ्रष्ट हो गया है, या जो सिस्टम है वो खत्म हो गया। जैसे कल एक लड़के ने कहा था कि सब जो है क्या है, पॉलिटिक्स होता है, जो सीएए के बारे में डिस्कस किया गया था। बट वही बात है कि अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या होती है, चुनी हुई गवर्नमेंट होती है। यदि वो कोई अनलॉफुल काम करती है तो हमें कहाँ जाने की इजाजत है, कोर्ट में। तो कोर्ट से हम उस कानून को निरस्त करा सकते हैं। तो सीएए जो सरकार ने लाया है कोई परमानेंट नहीं है, जाओ कोर्ट में चुनौती करो उसको, कोर्ट में चुनौती मिलने पर उस कानून को रद्द किया जा सकता है। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ ये नहीं कि सरकार जो मर्जी आ जाए कुछ भी करती चले वो, ठीक है जी। तो फिलहाल बोलने का क्या है कि देखो शेड्यूल्ड ट्राइब को इस तरह है, अनुच्छेद 23 कहता है कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवानी आपने, अगर पकड़ा गया कोई करवाता हुआ तो उसे जेल हो जाएगी, क्योंकि बंधुआ मजदूरी करवाना किसी भी आदमी का के मौलिक अधिकार का हनन होगा, क्योंकि आर्टिकल 23 स्पीक्स अबाउट फंडामेंटल राइट। अगर मेरे से कोई बंधुआ मजदूरी करवाता है तो मेरे कौन से अनुच्छेद का हनन हुआ, 23, जो मेरा फंडामेंटल राइट है। बहरहाल और इसके बाद में लास्टली आप जानते हैं 5th और 6th शेड्यूल किस बारे में है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ताकि उन इलाकों को फ्रीडम दी जाए। शायद आपको ज्ञात होगा कि जो शेड्यूल ट्राइब के एरियाज हैं उनमें उनको बहुत फ्रीडम है, बहुत फ्रीडम है। हमारे देश में क्या हिंदुओं को 2 शादी करने की इजाजत है एक टाइम पे जब घर में हस्बैंड वाइफ हो, तो नहीं है ना। परंतु कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं, फेमसली हाथी ट्राइब सिरमौर की, वहां बहुपति कल्चर है, वहां एक महिला के 2 पति 3 पति होते हैं। तो कानून उन पे काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या है, एक ट्राइब है, और ट्राइब को थोड़ी छूट दी गई है ताकि उनका कल्चर जो है वो हम छेड़े ना। वो खुद बदलना चाहते हैं तो बदलें, पर हम उसमें चेंज ना करें। अब मुझे बताइए कि अगर हाथी कम्युनिटी की कोई लड़की जो है पढ़ी लिखी है ना, कौन सी कम्युनिटी, हाथी या हाथी की कम्युनिटी है, पढ़ लिखी है, जॉब कर रही है बाहर, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, शिमला में, कहीं मान लो जॉब कर रही है, क्या वो 2 पति करना चाहेगी, नहीं। बाहर के बोलेंगे लोग इसके 2 पति हो, इसके 2, है कि नहीं है। इट मींस उसको पढ़ लिख कर ये अंदाजा लग जाए कि यार कुछ तो गलत है ये 2 पति करने में, है कि नहीं है। तो वो खुद बदलेंगे अपने आप को, ये ठीक नहीं है। पर हम उन पर इंपोज करें कि नहीं 2 नहीं कर पाओगे, तो उनको चिढ़ आएगी अंदर से कि देखो हमारा कल्चर था, इसको ये छेड़ रहे हैं। जैसे मैं क्या एग्जांपल आपको दूं, जैसे उदाहरण के तौर पे कई बार अपने हम घर में होते हैं और हमारा मान लो किसी काम करने को मन नहीं कर रहा है, और घर वाले कहते हैं कि ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। कोई काम मान लीजिए आपको दिया जाता है, अंदर से क्या पैदा होती है, इरिटेशन। क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि जिस चीज में हमारा मन नहीं है उसके लिए आप जबरदस्ती करोगे तो फिर अंदर से एक तरह का विद्रोह पैदा होता है, विद्रोह पैदा होता है। वैसे ही हाथी कम्युनिटी का कल्चर है कि बहुपति करना। अगर हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उन पे लॉ ला दे कि नहीं हिंदुइज्म में तो ऐसा अलाउड नहीं है, तो शायद वो विद्रोह की बात कह सकते हैं, या फिर धरना कर सकते हैं, या कहते हैं कि हम इंडिया में से अलग हो जाना चाहते हैं। क्योंकि ट्राइब्स को इंडिया में जोड़ा गया था किस बेसिस पर, आश्वासन के बेसिस पर कि हम आपके कल्चर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तभी तो 5th और 6th शेड्यूल बनाए गए थे उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। अभी आप तो भी नहीं गए हैं, मलाना एक गांव है कुल्लू में, गए आप? तो मलाना गांव का जो कल्चर है इट इज वेरी मच डिफरेंट, और वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। वहां के लिए अलग लॉ है उनके, अलग उनके कानून है वहां के लिए, बात सही कि नहीं है। बट कैसे लॉ, कल्चरल लॉ, शादी विवाह ये सब उनकी अलग क्या है, लॉ है। ये नहीं कि आप वहां जाते हैं और आपकी वो हत्या कर देते हैं तो उन पे कानून अप्लाई नहीं होगा, उनको फांसी नहीं दी जाएगी, होगा ये। पर कल्चरल लॉ क्या उनके
कल्चर लॉ मीन्स शादी विवाह, सेपरेशन, डिवोर्स, तलाक, ये सारी चीजें उनके लॉ अलग हैं। क्रिमिनल लॉ सबके लिए क्या है भारत में? सेम है। अगर आप क्राइम करेंगे तो सबके लिए सेम है, पर सिविल लॉ इनके लिए डिफरेंट है। फिलहाल ये करने के बाद अब कानूनी सुरक्षा की बात करेंगे एसटी के लिए। एसटी के लिए कानूनी सुरक्षाएं कहाँ है? कानूनी सुरक्षा एसटी के लिए, बारिश रुक गई कि? अच्छा, फिर तो बढ़िया है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कानूनी सुरक्षा मीन्स लीगल प्रोटेक्शन। कानूनी सुरक्षा मीन्स लीगल प्रोटेक्शन। निकलेंगे एक्टिविटी किस चीज के? एंट्रेंस के लिए? हाँ तो कर देते हैं इसका भी कुछ प्रावधान। हाँ हाँ, है कोई डिमांड है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, बहरहाल तो कानूनी सुरक्षा के बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो अब बहुत सारे कानून इसमें बनाए गए हैं, मगर मैं एक ही बात यहां लिखना चाहूंगा। 1989 का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज माने अत्याचार निवारण अधिनियम। तो 1989 में एक लॉ बनाया गया और अंग्रेजी में है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ atrocities of SC and ST एक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम माने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसे ना भूले, क्योंकि इसी कानून के तहत SC ST की सुरक्षा की जाती है। यदि आप किसी SC ST को प्रताड़ित करते हो, यदि आप किसी SC ST को क्या करते हो? प्रताड़ित, एक्सप्लॉइट करते हो, प्रताड़ित करते हो, तो वो आप पर केस दर्ज करेंगे। कौन से कानून के तहत? SC ST एक्ट 1989 के तहत। ये कानून बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है, क्योंकि इस कानून के तहत बेल नहीं मिलती है। समझे आप लोग? बेल नहीं मिलती। बेल नहीं मिलने का अर्थ क्या होता है कि जब तक आप निर्दोष साबित नहीं होते तब तक आप कहां रहेंगे? जेल के अंदर रहेंगे। वंस आपके खिलाफ क्या रजिस्टर हो जाए? FIR। और FIR रजिस्टर होने का अर्थ है एक तरह से कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल क्या होता है? सीरियस केस, जैसे मर्डर, बलात्कार, अटेम्प्ट टू मर्डर, राइट, इस तरह से, या फिर फिरौती मांगना, ऐसे ऐसे कुछ केसेस। सवाल ये है, अगर नॉर्मल केसेस पे भी SC ST एक्ट लग जाए तब तो कोई भी SC ST किसी जनरल कैटेगरी वाले को जेल में ठोक देगा। जैसे मान लो अगर मेरी दुश्मनी है किसी SC ST वाले के साथ, तो वो खुद बदतमीजी करने मेरे पास आएगा और मैं भी गुस्से में कुछ बोल दूंगा, तो क्या बोलेगा वो? मुझे प्रताड़ित किया गया है, एंड SC ST लॉ लगा देगा मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर कोई बेल नहीं मिलेगी। इस हिसाब से पढ़ाई वही सब छूट गई, मेरा काम धंधा खत्म हो गया। इट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन में
तो देश के अंदर तो प्रताड़ना कहाँ होती जाएगी फिर? जनरल कैटेगरी के ऊपर। तो लॉ बोलता है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज तभी होगी जब कॉग्निजेबल क्या होगा, वो केस होगा, राइट? एक तो ये है। दूसरा क्या है कि ये भी कहता है कि आप जाति सूचक सब शब्द से उनका संबोधन करते हैं, जैसे गाली देकर थोड़ा जाति का नाम लेकर, तो भी आपके खिलाफ केस हो सकता है। बट फिर अनबेलेबल टाइप नहीं है। इट मीन्स कि जाति सूचक शब्द बोलने पर आपको जो है वो कोर्ट में पेश होना पड़ता है, पर ये नहीं कि आपको बेल नहीं मिलेगी इसके अंदर। SC/ST अट्रॉसिटी तब मानी जाएगी जब आप एक हीनस क्राइम करना चाहते हैं उनके खिलाफ। हीनस क्राइम यानी बहुत सीरियस नेचर वाले क्राइम करना चाहते हैं, सीरियस नेचर वाले क्राइम। तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ, एक शेड्यूल कास्ट एक महिला थी, किसी गांव में होगी कोई महिला थी। उस गांव के बगल में एक स्कूल था जहां वो चपड़ासी थी। समझते जाइए स्टोरी क्या है। वो चपड़ासी थी, लगी हुई शेड्यूल कास्ट की महिला थी। शायद ये केस यूपी का है। अब उस स्कूल में होता क्या है कि वहां के जो अध्यापक हैं वो इसे जाति सूचक शब्द बोलते रहते हैं, जैसे ऐसे टॉन्टिंग मारते रहना या ऐसे कुछ करते रहना अध्यापक लोग। इसने एक दिन जो है इनको वापस रिप्लाई किया कि होता है एक बार अग्रेशन में आदमी बोल देता है, तो इन्होंने इसके साथ सेक्सुअल क्या कर दिया जी, हैरेसमेंट। बलात्कार नहीं हुआ पर सेक्सुअल क्या कर दिया, इसके साथ हैरेसमेंट कर दिया। अब ये है कॉग्निजेबल केस। किसी विमेन की डिग्निटी को हैरेस करना इस कॉग्निजेबल केस। तो उन सभी अध्यापकों को बेल नहीं मिली जब तक केस निपटा नहीं था। तो ये होता है किसी व्यक्ति को उसकी जाति के बेसिस पे धुतकारना, उसके बाद फिर जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन भी करना। तो ये कानून है। इस कानून के तहत बेल नहीं मिलती है। बट ये भी जरूर है, मैं आपको कुछ बातें यहां लिखवा देता हूं, ये भी जरूर है कि लगभग 90% केसेस जो SC/ST एक्ट के तहत रजिस्टर किए गए हैं वो फेक है, झूठे केसेस हैं। तभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कानून को अनबेलेबल से बेलेबल कर देंगे। अनबेलेबल क्या होता है, बेल नहीं मिलेगी। बेलेबल मीन्स बेल मिल जाएगी, तो फिर नॉर्मल हो जाएगा कानून, कोई टफ कानून नहीं बचा फिर। तो पूरे देश में SC/ST लोगों ने इसका विरोध किया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर पड़ा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज करो, ऑर्डर को चेंज करो। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कौन चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट है। एंड पार्लियामेंट के लॉ को कौन चेंज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट है। सही कि नहीं है? तो एक दूसरे के ऊपर ये करते रहते हैं ऐसा। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चेंज कर दिया, वापस से इसे क्या कर दिया, अनबेलेबल। तो फिर SC/ST लोग शांत हो गए। नाउ पॉइंट इज दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस क्या थी, फेक। SC/ST कुछ प्लानिंग के तहत जनरल कैटेगरी के लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जरूर था कि जनरल कैटेगरी की हिस्ट्री है कि उन्होंने प्रताड़ित किसको किया है, SC/ST को। तो इधर से अब जैसे उनको प्रताड़ित किया गया एक लंबे समय से, तो उनके दिल में भी क्या है, जनरल कैटेगरी की नफरत है कि नहीं है? कुछ हद तक जनरल कैटेगरी की नफरत होती है दिल में, और अगर जनरल कैटेगरी वाला कुछ थोड़ा सा हटके तो थोड़ा सा हो जाता है, ये लॉ है। तो इससे हुआ क्या कि मेजोरिटी केसेस क्या पाए गए, दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था। बट वापस पार्लियामेंट में प्रेशर पड़ा, मैंने मोदी सरकार में प्रेशर पड़ गया, क्योंकि आप जानते हैं SC/ST वोटर बहुत है हमारे देश में। अगर वो वोट यहां से वहां कर दे तो जो सरकार है वो बच नहीं पाएगी, ये चीज होती है। तो कृपया आप इसमें कुछ बातें लिखें। दिस एक्ट इज अनबेलेबल। ये कानून में बेल नहीं मिलती है। दिस एक्ट इज अनबेलेबल। इस कानून में बेल नहीं मिलती है। दिस लॉ इज अनबेलेबल। इस कानून में बेल नहीं मिलती है। इसका ये हुआ कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, इट मीन्स टिल द फाइनल डिसीजन अराइव्स,
till the final decision arrives, जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक जमानत नहीं मिलेगी. Till then the bail will not be granted. Till then bail will not be granted. माने बेल नहीं मिलेगी. फुल स्टॉप के बाद some years back, कुछ वर्ष पहले, some years back, Supreme Court has found that, कुछ वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा पाया, some years back Supreme Court has found that majority of the cases under this are fake. सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया कि अधिकतम केसेस इस कानून के तहत झूठे दर्ज किए गए हैं. Majority of the cases under this law are fake. अधिकतम केसेस क्या हैं? इसको ब्रैकेट में approximately 90%, लगभग 90%. लगभग कितना परसेंट जी? 90%. तो लगभग 90% केसेस क्या है थे? फेक थे. अब सिचुएशन क्या खराब होती है यहां से कि अगर फेक केसेस हैं और केस का निपटारा होने में अक्सर इंडिया में 4 से 5 साल लग जाते हैं. 4 से 5 साल. तो अगर वो निर्दोष हुए तो 4-5 साल उनके कहां लग गए? जेल के अंदर. और 4-5 साल में दुनिया बहुत बदल जाती है. यदि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था तो बिजनेस आपका 4-5 साल में ठप हो जाएगा. जब पीछे कोई होगा नहीं तो ठप हो जाएगा. तो आप कहीं जॉब कर रहे थे तो अब जेल में होंगे आप, तो नेचुरली आपका जॉब का कनेक्शन खत्म हो जाएगा. प्लस इतने साल के बाद आदमी की हिम्मत भी टूट जाती है, फैमिली ब्रेक हो जाती है, इत्यादि इत्यादि. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनबेलेबल से क्या कर दिया था? बेलेबल, यानी गैर जमानती से जमानती कर दिया. बट अगर किसी केस को आप बेलेबल कर देंगे, जमानती कर देंगे, तो फिर जो कानून है वो फिर जो टफ था पहले, अब चल जा कोर्ट पे बेल ले लूंगा मैं. और आप जानते हैं इस देश में बेल पर कई लोग 20-20 साल तक घूमते हैं बाहर, 30-30 साल घूमते हैं बेल पे बाहर. तो फिर जो टफ लॉ था वो टफ नहीं बचा फिर, जिस कारण से SC/ST तबके ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किए, एक्सेट्रा. देखिए प्लीज इसके अंदर. इसलिए सुप्रीम कोर्ट, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने, दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस लॉ एज बेलेबल. इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को जमानती बना दिया, गैर जमानती से जमानती बना दिया, गैर जमानती से जमानती बना दिया. मैंने अनबेलेबल से कर दिया, बेलेबल कर दिया. तो इसको अनबेलेबल से बेलेबल कर दिया. अब पॉइंट यहां से क्या आता है कि अब जो कानून है क्या हो गया? कमजोर हो गया ना. कमजोर. दैट्स व्हाई दिस लॉ बिकेम वीक. जिससे कानून कमजोर हो गया. दैट्स व्हाई दिस बिकेम वीक. फुल स्टॉप. इसलिए पूरे देश में SC/ST लोगों ने, दैट्स व्हाई द SC/ST कम्युनिटी प्रोटेस्टेड इन एंटायर इंडिया. जिस कारण से SC/ST समाज ने देश में विरोध करना शुरू कर दिया. दैट्स व्हाई द SC/ST कम्युनिटी प्रोटेस्टेड इन इंडिया, बिकॉज ऑफ विच, जिस कारण मोदी सरकार पर दबाव बना, बिकॉज ऑफ विच द मोदी गवर्नमेंट के प्रेशर, जिस कारण से मोदी सरकार पर दबाव बना, बिकॉज ऑफ विच द मोदी गवर्नमेंट केम अंडर प्रेशर. जिस कारण से मोदी सरकार पर दबाव बना, बिकॉज ऑफ विच द मोदी गवर्नमेंट केम अंडर प्रेशर. मोदी सरकार पर क्या बन गया? प्रेशर बन गया. उन्होंने क्या किया फिर? आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट.
इसलिए मोदी सरकार ने द गवर्नमेंट ब्रॉट ए बिल इन द पार्लियामेंट, जिस कारण से मोदी सरकार ने संसद में एक विधेयक लाया, जिस कारण से मोदी सरकार ने संसद में एक विधेयक लाया और इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदल दिया एंड चेंज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चेंज्ड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चेंज्ड द डिसीजन ऑफ। आप समझे बात? कुछ आज हल्का फुल्का जान पाए आप? एंड प्लीज बिलीव इन द इंफॉर्मेशन। ये जो SC ST के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं, ये बहुत काम की हैं और कोशिश करनी कि रोज कम से कम 1-2 पेज आपने लिखने हैं। आप पिछले सैटरडे को आए नहीं थे ना, मैंने एक बना दिया आपके लिए ना, वो जो मैं आपको हर सैटरडे को 4 क्वेश्चंस दूंगा। जैसे इस सैटरडे को मेरा प्लान था पॉलिटी का, और आप उस दिन थे नहीं, तो अब इस सैटरडे को पॉलिटी का होगा और उसके अगले को हम इकोनॉमिक्स कर लेंगे, फिर अगले को हम ज्योग्राफी कर लेंगे। इस तरह से हम लोग लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहे एंड वंस द प्रीलिम्स इज ओवर, तो फिर हम ये स्पीड जो है लिखने वाली बढ़ा देंगे। फिर एक हफ्ते में हम लोग लगभग 2-3 बार ऐसे राइटिंग किया करेंगे। ट्रू। अगली बात क्या है कि आपको अब हमें साथ साथ में क्या करना है कि हफ्ते में एक बार हमने सैटरडे को, जैसे सैटरडे को 11 से 12 फ्री होते हैं ना, तब आपका रिटर्न में होगा और दिन के किसी समय आपका MCQs वाला भी होगा। ठीक है जी। और MCQs वाला जो पेपर होगा मैं डिजाइन कर दूंगा, वो उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, आपके लिए डिफरेंट होगा, आप लोगों के लिए डिफरेंट होगा। उसी तरीके से सेंड करें एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस। रिवीजन डेली करिए सभी टॉपिक्स का और कोशिश करिए कि आपका जो कोई भी टॉपिक है वो लगातार रिवीजन में हो, वीकली बेसिस पे रिवीजन में हो। जैसे उस दिन मुकेश सर अपने आए थे, व्हाट डिड ही से दैट रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लंबे टारगेट ना बनाकर वीकली टारगेट और मंथली टारगेट से, मंथ से ऊपर नहीं मंथली टारगेट। मैं आपको कई बार बोलता था कि मंथ से ऊपर टारगेट, सही कि नहीं है? एंड रैंडम भी हर किसी ने एडवाइस नहीं लेनी है आपने, रैंडम जो लेते हैं हम लोग। उस दिन कहते हैं कि छत पे आपको किसी ने बोल दिया, राइट? होता क्या है ना, अंडरस्टैंड कीजिए। अब मुझे क्या पड़ी है कि बाहर में किसी को बोलूं कि तुम्हें ये बताओ टाइम कहाँ है मेरे पास। द पीपल हु नो एग्जैक्टली, वो किसी को टेस्ट नहीं करते, जज नहीं करते किसी को, क्योंकि हमें लगता है कि 4 बातें हमें पता है तो 4 बातें उनको पता है, राइट? द पीपल हु आर लैकिंग फ्रॉम इनसाइड, वो ऐसा करते हैं। प्लस जिनकी एज आपसे 8 साल ज्यादा, आप 21 के हो, वो 30 के हो चुके हैं, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी यार? 21 साल वाले टाइम से ये पढ़ रहे हैं और हम कब पढ़ना स्टार्ट किए थे? इन लोगों ने 26 साल तक ऐश की होती है, 27 में शादी कर ली होती है, 30 में लगता है कि यार अब प्राइवेट में फायदा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अंडरस्टैंड दैट? आप अभी 21 के हैं, आप 23 से पहुंचेंगे, आपका नॉलेज कहाँ पहुंच जाएगा? या आप 22 के हैं, आप 26 के पहुंचेंगे, आपका नॉलेज कहाँ पहुंच जाएगा? और जिस एज पे वो है तब तक तो आपकी प्रमोशन हो चुकी होगी अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे। एंड एक बात मैं रेपिटेटिव कहता हूं बड़े एग्जाम की तैयारी करने वालों को, कि जो एग्जाम है HAS और जो UPSC एग्जाम है, जो ये बड़े बड़े एग्जाम है, इनके बारे में आप क्लैरिटी लाइए कि ये क्या एग्जाम है। ये एग्जाम चुनते हैं किसको? ऑफिसर को चुनते हैं ये एग्जाम। ऑफिसर कहां से चुने जाते हैं? स्टूडेंट में से, स्टूडेंट में से चुने जाते हैं। स्टूडेंट पेपर देने आते हैं ना, उनसे क्या चुने जाते हैं? ऑफिसर। ये सबका मानना है, जबकि गलत है। स्टूडेंट से ऑफिसर चुने नहीं जाते हैं, ऑफिसर से स्टूडेंट चुने, सॉरी, ऑफिसर से ऑफिसर चुने जाते हैं। कैसे ऑफिसर से ऑफिसर? मैंने स्टूडेंट के अंदर जो ऑफिसर वाला एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं वी विल क्रैक इट, वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, वो बनेंगे। सुन नहीं बनता है। तो इसलिए कि हमें कब पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, दिन को पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है,
ये एक्टिविटी कैसी वाली होती है, स्टूडेंट की होती है। तो जो ऑफिसर होता है वो बड़ा क्लियर होता है, बड़ा क्लियर। तो एक नियम बना लीजिए कि हमें बिलीव करना है कि हम ऑफिसर हैं, बस हमारा नाम अखबार में आना बाकी है। तो प्रिपरेशन करना बहुत इजी हो जाती है आपके लिए। बट आप ही अपने बारे में जब कंफर्म नहीं होते हैं और स्टूडेंट की ही भूमिका में रहते हैं, तो फिर आप जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज का जो स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, आप पाएंगे कि दोनों के एटीट्यूड में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो नेवर बिलीव दैट कि जो यूपीएससी और एचएस है वो स्टूडेंट सिलेक्शन करता है, वो स्टूडेंट नहीं सिलेक्शन है तो एसटीएम। और आप जानते ही क्या चीजें हैं, जैसे ही कोई केस हुआ, जैसे अभी हमारे यहाँ एक केस हुआ था, तो हम कहाँ जा रहे हैं एसटीएम। वो एक बड़ा पावरफुल पद है, जो डीएसपी है, पावरफुल पद है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि जो एचएस वाले होंगे, बड़ा कोई अगर यूपीएससी कर जाता है, वो एएसपी लग जाता है जाते ही, या एडीएम लग जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या पोजीशंस होती हैं? बहुत बड़ी पोजीशंस होती हैं। तो सबसे पहले अपने आप को समझना है कि ये चीज क्या है, और व्हाट इफ कि हम ये जब बन जाते हैं तो क्या होगा। तो वो ख्याल है, अंडरस्टैंड करना। सबको सब नहीं आता। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस यूपीएससी एचएस में। तो सभी को जो टॉपर होते हैं उनको भी करीबन 35 क्वेश्चन ठीक से आ रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक 35 क्वेश्चन। बाकी क्या करते हैं वो लोग? गैस करते हैं। मैं जो सोशियोलॉजी में कॉमन सेंस पढ़ा रहा था ना, कॉमन सेंस क्या होती है, याद है आपको? तो मिला। देन आई सेड दैट ये 100 क्वेश्चन में 35 ही टॉपर को आते हैं, बाकी वो 35 क्वेश्चन पे क्या लगाते हैं? अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं। ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो यार ऑप्शन ए तो नहीं होगी क्योंकि ऑप्शन ए में कुछ गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी भी नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ बातें गलत लिखी हुई हैं। और ऑप्शन बी और सी में से कोई होगा। फिर आप बी और सी में सोचने के बाद किसी बी को टिक कर देते हैं, जबकि आप 100% श्योर नहीं है। जब रिजल्ट आता तो आपकी ऑप्शन ठीक होती है। दिस इज व्हाट कॉमन सेंस। और ये कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगी? जब आप अपने अंदर कहलाएंगे एटीट्यूड। कैसा वाला? वी आर लाइक ऑफिसर। ये खुद में विश्वास डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कभी भी एचएस यूपीएससी एग्जाम में वो स्टूडेंट नहीं उठाते। स्टूडेंट उठाएंगे तो कैसे कैसे संभालेगा दफ्तर को? अगर स्टूडेंट को उठाएंगे, दफ्तर संभालेगा कैसे? वो इतने लोग आएंगे आपके पास, कैसे संभालेंगे? तो ये ना हो कि ये पढ़ाई तो आप कर रहे हैं बट एटीट्यूड लाने में आपके 2-3 साल खर्च हो जाए। एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। और कैसे आएगा? बी साइलेंट एंड फोकस्ड। साइलेंट एंड फोकस। रीडिंग ज्यादा, रिवीजन ज्यादा, मॉक टेस्ट ज्यादा, मॉक लगाने हैं। एंड नेवर डिस्कस योर प्रिपरेशन विद अदर पीपल। नेवर डिस्कस। जितनी ज्यादा आप अपने प्रिपरेशन को बताएंगे कि हम जो है हमारी इतनी तैयारी हो चुकी है, द पीपल विल ट्राई टू स्टॉप यू फ्रॉम योर प्रिपरेशन, क्योंकि उनको कंपटीशन दिखता अपने सामने। ऐसे ही होता है कई बार। आपके जो सीनियर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ये कुछ ज्यादा ना कर जाए, नहीं तो हमारे सामने कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि आपके अगल बगल में जो भी लोग हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे। तो कोशिश करनी है कि अपने टारगेट, कितना आपने सिलेबस खत्म कर लिया है, वो सिर्फ शेयर करना है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। जो जैसे आप यहाँ हैं, आप शेयर कर सकते हैं। नेवर शेयर विद थर्ड पर्सन कि आपने 60% सिलेबस खत्म कर दिया इकोनॉमिक्स का। तो आपको दो चीजें पूछ लेगा, जो अभी यूट्यूब पे देख के आया होगा, एंड सडनली बोलेगा क्या होता है ये। तो आपका तो रिविजन है नहीं हुआ। अब जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ा के आया हूँ, आप अभी पढ़ लिया आपने एसएसटी एक्ट, आप इससे पूछें कि एसएसटी एक्ट क्या होता है 989 का, तो आप उसको सर्च में डाल देंगे क्या होता है, क्योंकि आप ताजा पढ़ के आए हो। ये टॉपिक बिल्कुल फ्रेश है। कौन सी रिजर्वेशन है, कौन से आर्टिकल है, बताओ शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से राइट्स है। तो आप तो पढ़ के आए हो, अभी बाहर निकलेंगे तो आपके मुंह से तो इन्फॉर्मेशन निकलती जाएगी इस बारे में। बट व्हाट इफ समबडी आस्क यू कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा आर्टिकल है, कैसा प्रावधान है, तो आपका तो रिवीजन ही नहीं है इसका। हमें भी कहाँ पता होता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि तुमने लगातार पढ़ाया है तो हमें बातें रट गई हैं। अदरवाइज पहली बार पढ़ के जब हम तैयारी करते थे, हमें भी कंफ्यूजन होती थी, यार 243 की, यार 223 की क्या है, ये भूल जाते थे। एग्जाम प्रीलिम्स के पहले मैं भूल चुका हूँ। प्रेशर टेंशन। बट आहिस्ता 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 दिमाग शांत हुआ 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 और फिर अपने आप हो गई चीज। ये चीज है। डन है कि नहीं? तो आपकी सिलेक्शन, जैसे उस दिन उन्होंने कहा था डीसी साहब ने, कि सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, और क्या हमारे हाथ में है?
राइट एटीट्यूड एंड हार्ड वर्क। दो तो हमारे पास हो सकते हैं ना, और आप ये करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। मैंने आपको पहले से कहा है कि जो लोगों ने भी सिंसियरली तैयारी की है, आज नहीं कल वो कहीं ना कहीं तो पहुंच गए हैं। राइट नॉट? ये चीज प्लीज याद रखिए। चलिए फिलहाल दूसरी क्लास के लिए वेट करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
कल हमने SC/ST के बारे में कुछ डिस्कशन की थी एंड वी डिस्कस्ड कि क्या क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए SC/ST को पंचायत राज में 243 ठीक है। आज हम बात करें ST का जो सेंसस है 2011 का, वो क्या बोलता है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब सेंसस मींस जानते हैं ना, जनगणना। लास्ट टाइम सेंसस कब हुआ? 2011 में। सेंसस मींस लोगों को गिनना, और शेड्यूल्ड ट्राइब कितने हैं ये हम जानेंगे। वैसे आप ह्यूमन ज्योग्राफी में भी ये सब कुछ करोगे या कर चुके हैं शायद। इकोनॉमिक्स में भी हम ये करते हैं क्योंकि डेटा, आंकड़े इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं। बहरहाल सीधे पॉइंट बनाते जाएंगे कि जो 2011 का लास्ट सेंसस था वह बोलता क्या है। फर्स्ट है कि 8.6% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, मींस भारत की जनसंख्या है, वो है शेड्यूल्ड ट्राइब। 8.6% जो भारत की जनसंख्या है वो क्या है? वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। दूसरा, सेक्स रेशियो ऑल इंडिया लेवल की 98 है। सेक्स रेशियो जानते हैं ना आप, लिंग अनुपात, जो शो करता है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन कितना है। तो ये 990 है। अब कोई कहे आपसे कि इंडिया लेवल की अगर सारी जो कम्युनिटीज है सबको मिला के बोला जाए तो वो कितनी है इंडिया लेवल की? 943 ऑल इंडिया में, हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, सारा SC सबको मिला के। और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब को देखें तो कितनी है? 990। ये क्या शो करता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब में जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कम है। क्या यही शो करता है? क्या बोलते हैं आप इसमें? आपने कल परसों ऑफिसर बनना है तो बताओ मुझे कि आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, सेक्स रेशियो 990 का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक। तो क्या ये स्थिति बेहतर बताता है ऑल इंडिया लेवल से कि नहीं? ऑल इंडिया लेवल की कंडीशन अच्छी है कि ST की कंडीशन अच्छी है? ST की अच्छी हुई ना, क्योंकि वहां डेफिशिएंसी खाली 10 की है और यहां तो बहुत ज्यादा है। सेक्स रेशियो ज्यादा होने का मतलब क्या है, या सेक्स रेशियो अच्छी होने का मतलब क्या है? कि क्या शेड्यूल्ड ट्राइब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? हाँ, क्या मतलब इस चीज का? भाई सीधी सी बात है, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? 990। तो बेहतर नहीं सिचुएशन ये वाली इससे? यहाँ पूरे देश के लेवल पे 1000 लड़कों पे 943 क्या है? गर्ल्स हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 990 गर्ल्स 1000 बॉयज पे जो शो करता है सेक्स रेशियो 990 है, तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब में क्या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम है कि नहीं है? क्या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम है तो ज्यादा लड़कियां पैदा हो रही हैं? क्या बोलते हो? ट्राई टू हैव सम ओपिनियन, यस और नो बोलो, या तो यस कि नो। तो उत्तर है हाँ, है भी और नहीं भी, क्योंकि 1000 लड़कों के सामने 990 लड़कियां हैं, तो विच मीन्स कि जो सेक्स रेशियो है वो बढ़िया है। बट इसके पीछे रीजन ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन यहां नहीं है। इसका मतलब ये होगा शायद कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटी से क्या होता है? वंचित। समझे आप लोग? वो मेडिकल फैसिलिटी से क्या होता है जी? वंचित होता है। उसे नहीं पता कि प्री नेटल टेक्निक क्या होती है, जिस तरह से बच्चों को अबॉर्ट कर सकते हैं, अबॉर्शन कराया जा सकता है कि नहीं है? आज भी शेड्यूल्ड ट्राइब में जो बच्चे पैदा होते हैं वो मिडवाइफ लोकल दाई पैदा करती है।
जिस कारण से उनके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं पता करने की कि क्या भाई मतलब बेटा की बेटी। तो जो डेवलप कर गए हैं उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज सारी हैं, तो उनको जेंडर मालूम पहले ही चल जाता है, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर सेक्स रेशियो अच्छी है, डजंट मीन दैट कि मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब में महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है, महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, महिलाओं को बराबरी पे रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब में भी। हाँ जी। तो गुड मॉर्निंग, शेड्यूल्ड ट्राइब में हो सकता है कि जो जेंडर के लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन कम हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, हो सकता है कम हो, बट उसके बेसिस पे ही नहीं ये 990 है। रीजन ये भी है कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव भी है। ट्राइबल एरिया मींस पिछड़ा एरिया ट्राइबल, तो नेचुरली तो वो रीजन है। तो कई बार आपको खाली पता हो कि 990 डजंट मीन एनीथिंग, ये तो कोई रट लेगा, मैंने पढ़ा दिया, आप सबको याद हो गया। द स्टूडेंट हु इज डिफरेंट इज, वो जोड़ता है वाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसने प्री के बाद मेंस लिखना है उसके दिमाग में वाई 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 चलता रहना चाहिए, नहीं तो उसको एग्जाम में शब्द ही मिलेंगे लिखने के लिए। दैट इज वाई थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट आपने यूज करना है। तो जान लिया आपने क्या है कारण इसके पीछे। तो सेक्स रेशियो 990 मींस कि शेड्यूल्ड ट्राइब में स्थिति पूरे देश के मुकाबले बेहतर है, बट इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन वहां कम होती है, और है भी क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब में जो मैन है वो गाय भैंस बकरी भेड़ पालने लेके जाते हैं, और शाम को वही महिलाएं उनसे दूध निकालती हैं, दोनों की जॉब क्या हुई, सेम हुई ना। तो वर्क इक्वालिटी है। बाकी जगहों पे मैन जॉब पे जाता है, दफ्तर जाता है बैग लेकर, और महिलाएं घर में रहती कुकिंग करती हैं, जिस कारण से वो अपने आप को सुपीरियर मानता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब पे महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव कम है, ये भी तय है, ये भी है, सही है। पर कोई बोले कि इस कारण से ही जो है सेक्स रेशियो अच्छी है, नहीं, कारण ये भी है क्योंकि यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, टेक्निक नहीं है, नॉलेज नहीं है अभी, जिस कारण से वो अबॉर्शंस नहीं करवाते अगर वो फीमेल चाइल्ड है। बहरहाल नेक्स्ट हम डिस्कस करें कि लिटरेसी रेट कितना है एसटी में। स्वाभाविक सी बात है कि लिटरेसी रेट मींस साक्षरता दर, जानते हैं आप इसको? व्हाट डू मीन बाय लिटरेसी रेट? बहुत कम है, बहुत ही माइनस्क्यूल है, बहुत ही कम है, 59% है। जो रेट है वो कितना है? 59%। तो लिटरेसी रेट 59% शो करता है कि एवरेज इंडिया लेवल पे साक्षरता दर वहां कम है, और होगी भी क्यों नहीं। ट्राइबल एरिया में लोगों का जीवन यापन कैसे होता है? जानवरों को पालकर, खेती करके, तो उनमें एजुकेशन के प्रति झुकाव कम होता है। दैट इज वाई जब से गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में एक क्या जागा है? करेज जागा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, जबकि उनकी शिक्षा बड़े नॉर्मल स्कूल कॉलेज से हुई होती है। तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होता है, बट चूंकि थोड़ा रिजर्वेशन का फायदा लेकर आगे बढ़ते हैं। बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट उसी तबके को मिल रहा है जो हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेटेड है और वो पिछड़ा हुआ है। ज्यादातर केसेस में भरमौर के जो लोग हैं वो कहाँ बसे हैं? पालमपुर में, हिमाचल प्रदेश के। पांगी के लोग कहाँ बस गए हैं? कई शिमला में, कई चंडीगढ़ में, और ज्यादातर चंबा और कुछ इधर भी है, कांगड़ा धर्मशाला में सेटल्ड है। कई लोग तो मेरे जान पहचान के हमीरपुर में सेटल्ड है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का बेनिफिट कौन ले जाते हैं? वही लोग जो उस एरिया में रहते ही नहीं है, जिनकी शिक्षा भरमौर पांगी से हुई ही नहीं है, जिनकी कॉलेजेस दिल्ली और मुंबई से हुए हैं, बड़े हाई फाई उसमें रहे हैं, बड़े हाई फाई सोसाइटी में रहे हैं, फिर वो लेते हैं इसका बेनिफिट। आप जरा सर्च करना कि शेड्यूल्ड ट्राइब से जो एचएस के टॉपर निकलते हैं, उनमें ज्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो टॉपर हैं उनकी स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई बाहर से हुई होती है, वो भरमौर से है ही नहीं। मन है भरमौर से,
पर रहते वहां है नहीं, उनके पिता दादा वहां से मूव कर गए थे कई वर्षों पहले, और जो बेचारा करता है वो 6 अटेम्प्ट लेके करता है क्लियर क्रैक। जो आप देखना कभी शेड्यूल ट्राइब जो बिल्कुल भरमौर का पढ़ा होगा, क्योंकि होता क्या है कि उस एरिया में रहकर नेगेटिविज्म भी काफी होता है कि हर कहीं से नेगेटिविज्म आएगा, हर कोई कोई बोलेगा कि नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट जब आपकी शिक्षा बड़े हाई फाई कॉलेज में होती है तो हर कोई क्या बोलता है उसमें कि हम कुछ कर डालेंगे, फोड़ डालेंगे, ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है, एटमॉस्फेयर वैसा होता है, जिस कारण से वो जो वहां के प्योर बच्चे आते हैं, जैसे आप भी प्योर शायद वहां से बिलोंग करते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे आप में से, तो प्योरली जब आप वहां से बिलोंग करते हैं मीन्स आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, वहां के स्कूल से हुई है। वहां के स्कूल की स्थितियां कैसी हैं? बहुत खराब है, टीचर आते ही हैं, कोई भरमौर पांगी पढ़ाना चाहता नहीं है, करते हैं 2 महीना ड्यूटी देके आते हैं, 6 महीना वहां जाते नहीं है, पॉलिटिक्स करते हैं टीचर की, वहां बढ़ गई है फलना, हमारी तबीयत खराब है, कब इंग्लिश का टीचर नहीं है, जिस कारण से बेसिक्स बच्चे के वहीं खराब हो गए। फिर क्या होता है उसके 10th-12th में परसेंटेज मार्क्स कम रह जाते हैं, या कई बार चीटिंग करवा के ट्राइबल स्कूल से बच्चों के मार्क्स दिलवा देते हैं। वही बच्चा फिर जब कॉलेज आता है ही और शी फील कि हमारा तो लेवल ही कुछ नहीं है, फिर कैसे करके वो उसी ही लोकल कॉलेज से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पढ़ाई करते हैं, एंड देन फिर जब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की सोचते हैं तो सोचना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली बात तो ये एग्जाम क्रैक करना तो अगला स्टेप है, पहले अपने आप को विश्वास दिला कुछ कर सकते हैं, हम बाकियों को पछाड़ सकते हैं, ये विश्वास दिलाना बहुत ही मुश्किल है। दैट इज वाई लिटरेसी रेट 59% होने के बावजूद बहुत ऐसे लोग हैं एसटी में जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बट अल्टीमेटली वही जनरेशन, उनकी फैमिली फिर आगे मूव कर रही है, वही पढ़ लिख रही है, और जो रह गए वहां पे वैसे ही रह गए। ये फैक्ट है कि नहीं है? चलिए अगली बात हम करेंगे, सबसे ज्यादा जो एसटी हैं वो रहते कहाँ हैं? तो लक्षद्वीप में परसेंटेज वाइज सबसे अधिक एसटी, मोस्ट एसटी, बट परसेंटेज वाइज समझे आप लोग कैसे? परसेंटेज वाइज तो यह है लक्षद्वीप में। आप जानते हैं जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप हैं, अंडमान निकोबार हैं, ये ट्राइबल से ही है, यहां ट्राइबल ही है। अब कब से वहां रह रहे हैं नोबडी नोस। अच्छा, शिप पहली बार कब डेवलप हुई थी? एंड गेस, जब ये वास्को डी कोलंबस ने तैयारी की एक्सप्लोर करेंगे पूरी कॉन्टिनेंट को, यहां क्या है, वहां क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है। लगभग मान के चलो कि 12वीं शताब्दी के बाद क्या बनी थी? शिप। और 13वीं 14वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगालियों ने कोशिश की थी कि शिप के जरिए समुद्र के रास्ते और दुनिया कहां क्या क्या है खोजा जाए। नहीं तो इससे पहले विश्वास था दुनिया क्या बोलते हैं उसको, मतलब फ्लैट है, फ्लैट मीन्स चपटी है, तो अगर आगे चले गए तो आप गिर जाएंगे कहीं पे और कहीं गिर जाएंगे और डूब जाएंगे कहीं जाकर, ऐसा विश्वास था। जब ये शिप के जरिए घूमे तो उनको मालूम चला दुनिया क्या है, गोल है, जहां से निकले हैं वापस वहीं पे आप पहुंच जाते हैं, कि चपटी दुनिया नहीं है, सही कि नहीं है, ये शिप के जरिए मालूम चला था। बहरहाल लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में लोग कब से सेटल्ड होंगे? श्रीलंका में लोग कब से, चलो अंडमान निकोबार आपकी इमेजिनेशन से बाहर दिखता है मुझे, श्रीलंका जो है उसमें लोग कब के सेटल्ड होंगे? आप जानते हैं अशोक ने अपने बेटे और बेटी को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था, क्या करने के लिए? तो वो किस पे गए होंगे? शिप तो बनी नहीं थी, तब कश्ती होती थी चप्पू वाली, और बहुत टफ होता था वहां पहुंचना। श्रीलंका फिर भी नजदीक है, पर कई ऐसे कॉन्टिनेंट हैं, स्मॉल टापू है पानी के बीच में, लक्षद्वीप, और इसको अगर आप इमेजिन करें जरा, तो इट मीन्स वहां लोग सेटल कैसे, वहां लोग पहुंचे कैसे, क्या वहीं उत्पत्ति हुई है? बहुत सारे सवाल बनते हैं अपने आप में। शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसी जगह पे रहे जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता था। इमेजिन करिए जरा, लक्षद्वीप पानी के बीचों बीच, एक टापू यहाँ, एक टापू यहाँ, अंडमान निकोबार 2 टापू यहाँ, 2 टापू यहाँ, 2 टापू यहाँ है, तो इट मीन्स कि वहां तक पहुंचना लगभग क्या है, आम लोगों के बस की बात नहीं थी यार। भगवान
राम भी जब मालूम चला कि लंका ले गए हैं तो वो हैरानी में पड़ गए कि यहाँ पहुंचेंगे कैसे। तो हनुमान भगवान ने को मालूम चला कि अच्छा मेरे पास पावर है, मैं उड़ सकता हूं, तो उड़ के गए थे कुशल मंगल पूछने सीता का। इट मीन्स दैट कि ऐतिहासिक या लिटरेचर में भी क्लियर है कि वहां पहुंचना बहुत क्या था, मुश्किल था। तो ये ट्राइबल हमेशा ऐसे इलाकों में बसे हैं, भरमौर देख लीजिए, पांगे देख लीजिए, किन्नौर देख लीजिए, मैंने जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां कौन सेटल्ड है? ट्राइबल है। आप जरा इमेजिन करो, जहां इतनी फुट बर्फ पड़ती है, कौन रहना चाहेगा वहां? भरमौर और पांगी का मौसम देखो, अभी तो गर्मी आएगी ना, सब निकलेंगे यहां से उधर को, साच पास, ये फोटो खिंचवा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जो ही ठंड का मौसम आएगा सब लोग अपने घरों निकलेंगे, कोई नहीं जाता वहां पर। इट इज ट्राइबल कम्युनिटी जो 12 के 12 महीने वहां रहती है। इट मीन्स उन्होंने वही एरिया ही क्यों चूज किया? बहुत मुश्किल है कहने इस बारे में। हो सकता है कि उसको डिस्क्रिमिनेशन ऑफर हुई थी और वो धकेल दिए गए थे ऊपरी इलाकों में कि जाओ यहां से, हो सकता है। पर हिस्ट्री की क्लियर कट हमें नॉलेज नहीं है इतनी कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। ये बात तो साफ है कि शेड्यूल्ड ट्राइब जिस एरिया में रहती है, उस एरिया में 2-4 महीने ऐसी बर्फ पड़ती है कि वहां स्कूल हॉस्पिटल लगभग ठप हो जाते हैं। तो स्थितियां वहां पे क्या होती हैं? खराब होती हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहां पे है? लक्षद्वीप है। अंडरस्टैंड कीजिएगा। मगर संख्या के बेसिस पे, परसेंटेज नहीं, संख्या के बेसिस पे। संख्या क्या होती है मालूम है ना? संख्या कैसे लिखते हैं? संख्या, संख्या के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, रटा मान लो। लक्षद्वीप परसेंटेज वाइज और मध्य प्रदेश नंबर वाइज। अच्छा आपसे पूछता हूं मैं, बताइए मुझे आप अपना कि परसेंटेज में और संख्या में क्या डिफरेंस होगा? हम कह रहे हैं परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब मींस अनुसूचित जनजातियां कहां पे हैं? लक्षद्वीप में। और संख्या वाइज कहां है? मध्य प्रदेश में। इन दोनों में क्या फर्क है? परसेंटेज वाइज मींस व्हाट और संख्या वाइज मींस व्हाट? इसको क्लैरिटी है कि परसेंटेज वाइज का मतलब क्या है और संख्या वाइज का मतलब क्या है? किस पे काउंट करके? हाँ हाँ, ऐसा है जी। हाँ ऐसा ही है। दो गांव है मान लीजिए, जैसे एक गांव ये है और दूसरा ही गांव है, ठीक है जी। यहां टोटल लोग हैं टोटल लोग हैं 100, टोटल 100 आ गए। और यहां एसटी हैं 80। तो इस गांव में एसटी कितने परसेंट हो? 80%। 80%। इस गांव में 1000 लोग हैं, जिसमें सपोज कर लीजिए कि 500 लोग क्या है? एसटी। संख्या में यहां ज्यादा एसटी है कि यहां ज्यादा एसटी है? संख्या में एसटी कहां ज्यादा है? यहां ना। परसेंटेज में कहां ज्यादा है? यहां। क्योंकि अगर आप इसकी परसेंटेज निकालो तो 500 1000 का कितना होता है? 50%। तो यहां एसटी कितना है? 50%। यहां एसटी कितना है? 80%। तो परसेंटेज वाइज कौन से गांव में शेड्यूल्ड ट्राइब ज्यादा है? तो गांव ए के अंदर। पर संख्या वाइज कहां है? तो गांव बी के अंदर। इस तरह से। तो मध्य प्रदेश तो बहुत ज्यादा संख्या वाला प्रदेश है, तो उसमें संख्या के आधार पर शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज्यादा कहां है? जैसे हिमाचल प्रदेश में संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां कहां है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? संख्या के आधार पर अगर काउंटिंग करनी हो, 1 2 3 इतने हजार लोग, इतने लाख लोग हैं, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब संख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ जी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है अपना? हाँ जी, किन्नौर। संख्या के आधार पर, संख्या चंबा में। अरे संख्या के आधार पे चंबा है भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? संख्या के आधार पर चंबा में सबसे ज्यादा ट्राइब लोग हैं। और परसेंटेज के आधार पे, परसेंटेज, अरे लाहौल एंड स्पीति क्या कर रहे हो भाई, पूरा ट्राइबल है वो तो।
आपका रिवीजन बहुत खराब है। फ्लैट आओ, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ और टेंशन कम लो, रीडिंग ज्यादा करो। थिंकिंग नेगेटिव कम होनी चाहिए, रीडिंग वाली थिंकिंग। तो आपका दायित्व क्या बनता है, सोचते जाए शेड्यूल ट्राइब कितना, हमेशा दिमाग में यही चले। दिमाग में जब अपने लिए खतरा पैदा हो जाए, प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। जो आदमी, जो पर्सन अपने वजूद को लेकर खतरे में रहता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तो अपने वजूद को कभी क्वेश्चन नहीं करना कि मेरा क्या होने वाला है। समझा आप लोग? इनके ऊपर वाले ने सबके लिए व्यवस्थाएं कर रखी हुई हैं, सब सरवाइव कर रहे हैं, सब कुछ कुछ कर रहे हैं, राइट। अपना को स्पेशल मानो तो जाके बात बनती है, नहीं तो दिक्कत आती है। आगे बात करें, जनजातीय मंत्रालय की नोट डाल लेते हैं इसके अंदर, है ना। अब अगले उसमें नोट डाल लेते हैं। नोट का मतलब समझते हैं कि भाई कुछ स्पेशल बात हम लोग बोलने जा रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं नोट। टेक सम नोट फ्रॉम दिस। 1-2 पॉइंट मत डालिए, सीधे हम लोग इसको 2 पॉइंट में बनाते हैं। स्टार बनाना आप लोग, ऐसे स्टार और एक और स्टार। अब आप जानते हैं कि ट्राइबल लोगों की इनकम जो है बहुत कम होती है कि नहीं? बड़ा कम इनकम सोर्स है ट्राइबल लोगों के पास। कुछ के पास तो बहुत भी है, पर कुछ के पास कम है। जिनके पास इनकम सोर्स बहुत ज्यादा है, जैसे आपसे पूछता हूं, कौन है भरमौर से आप हुए, रुमला, और पांगी से आप हुए मीना, और तो नहीं कोई? तो क्या आप शेड्यूल ट्राइब तो भी है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो आप लोग जो शेड्यूल ट्राइब हैं, आपके आस उधर जो लोग अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर लोकल काम करते हैं? जो खेती खेती बाड़ी या, हाँ जी, बिजनेस है, बिजनेस है। और कैसा बिजनेस हो सकता है वो? होटल वगैरह है ना। और एक बात साफ होती है कि ट्राइबल लोगों के पास जंगल की जड़ी बूटियों का काफी अच्छा नॉलेज है। देखिए, अपनी गुच्छी बिकती है वहां पे तो काफी महंगी बिकती है, बट सवाल घूम फिर के ये आता है कि जंगल में खाली गुच्छी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर ट्राइबल कम्युनिटी वहां से निकाल के अगर मार्केट में बेचे तो बहुत महंगी बिकती है, जड़ी बूटियों में इस्तेमाल होती हैं चीजें वो, बट इसकी नॉलेज उनको नहीं है। जिस कारण से हो क्या रहा है कि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। अब शेड्यूल ट्राइब के कुछ पकवान ऐसे हैं जो बड़े न्यूट्रिशियस हैं, बहुत बढ़िया हैं, बट उनकी इंफॉर्मेशन बाकी लोगों को नहीं है। अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बनाए उत्पादों को, चाहे वो अचार हो जो उन्होंने जंगल के कुछ ना उसे बनाते हैं, जो पेड़ के अंदर कुछ छाल होती है, वो क्या क्या बना देते हैं पता नहीं वो लोग, और उसको प्रमोट किया जाए तो क्या होगा, उनको इनकम जनरेट होगी, वहीं पे रहकर लोकल चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे भाव में बेच सकते हैं। एक संस्था बनाई गई थी ट्राइफेड, एग्जाम में कई बार आता है कि ट्राइफेड नाम की संस्था क्यों बनाई गई थी, तो ट्राइबल लोगों के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए, ताकि उनकी इनकम में इंप्रूवमेंट हो। ट्राइफेड हम बात करने वाले हैं। ट्राइफेड तो टी से हुआ, ट्राइबल कोऑपरेटिव, TRI से हो गया ट्राइफेड, ट्राइबल TRI से, कोऑपरेटिव, मार्केटिंग, फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे ये अजीबोगरीब फुल फॉर्म है,
तो टी से ट्राइबल तो फिर आर से क्या है, आर से तो फिर आई से क्या है, एफ से अगर फेडरेशन है तो फिर ई से क्या है, और डी से क्या है, और आई कहां है, इंडिया वाला। तो इसलिए ट्राइफेड की फुल फॉर्म याद करना मुश्किल है। कई बार क्लास 3 एग्जाम में, 2 एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है। देखिए यहां पे टी आर आई से है ट्राइबल सीधा, ठीक है जी, बाकी सारे एक्स्ट्रा से ऐड किए गए हैं, और एफ डी है फेडरेशन, ये वाला, बाकी सारे एक्स्ट्रा से ऐड किए गए हैं। तो प्लीज याद रखें, ये नहीं कि टी से पूछ सोचे कि ट्राइबल है, फिर आर से कुछ रिसर्च होगा, आई से कुछ इंडिया हो जाएगा, ई से एफ फेडरेशन है तो ई से एंटरप्राइज, कुछ भी ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। ट्राइफेड में 6 लेटर हैं, उनमें से 3 ट्राइबल और एफ फेडरेशन है, बीच में जो है वो आपको जोड़ने पड़ेंगे। डाटा मान लो ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन इंडिया, इसका पर्पस क्या है, देखो क्लियर है, यहीं से क्लियर है, इसका पर्पस क्या है, मार्केटिंग करना। किसकी मार्केटिंग करना, जो ट्राइबल उत्पाद है उनकी मार्केटिंग करना। लिखिए इस बारे में, ट्राइफेड को बनाना, ट्राइफेड इज, ट्राइब बनाने का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र के लोगों की इनकम में, कमाई में इजाफा करना था। द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्राइफेड इज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, इज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, is to increase the income of tribal community। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी इनकम में, उनकी कमाई में इजाफा करना है, ठीक है जी, उनकी कमाई में इजाफा करना है, ठीक है। अगले पॉइंट, मतलब फुल स्टॉप लगाइए और लिखिएगा, कई ऐसे उत्पाद हैं, there are so many products in tribal areas, कई ऐसे उत्पाद हैं जो गुणों से भरे हुए हैं, विच आर फुल ऑफ क्वालिटीज, जो बहुत गुणों से भरे हुए हैं, विच आर फुल ऑफ क्वालिटीज, बट बिकॉज ऑफ लेस प्रमोशन, पर चूंकि यह इतने नहीं है, प्रचारित नहीं है, इसलिए, किंतु यह इतने प्रचारित नहीं है इसलिए, प्रचारित नहीं है इसलिए ये उत्पाद की बिक्री बहुत कम होती है। That's why the sale of these products are minuscule या minimum. The sale of these products are minimum. The sale of these products are minimum. The sale of these products are minimum. जो सेल है इन प्रोडक्ट की क्या है वो मिनिमम है। यहां तक बात साफ है। तो इसका पर्पस क्या है, फिर प्रमोट करना। अगली बात है कि इसे 1987 में बनाया गया था, इसी के अंदर ही ट्राइफेड को 1987 में बनाया गया था। ट्राइफेड वाज फॉर्म्ड इन 1987। ट्राइफेड को 1987 में बनाया गया था। एक तो बात यहां से आ जाती है, और अगले पॉइंट में लिखिएगा कि 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है, और 9th ऑफ अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड। तो 9 अगस्त को जो है वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद एक तो ये हो गया
15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। तो ये हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी किया था। 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है जी। किसकी? उसमें बिरसा मुंडा, याद है ना आपको? ये बिरसा मुंडा जी के सम्मान में। बिरसा मुंडा ने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत फाइट किया था, उनको भगवान मानते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। तो बिरसा मुंडा जो है वो ने बनाया था, के नाम पे मनाया जाता है या फिर उनकी याद में मनाया जाता है, जो बिरसा मुंडा है। यहां तक बात कुछ हद तक क्लियर हुई जी। अब अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे कि, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो, हिमाचल प्रदेश के कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि फलनी ट्राइब किस प्रदेश में रहती है? गोंड है, खासी है, तो बहुत सारे ट्राइब है, वो कहाँ रहती है। प्लस ये भी पूछते हैं कि सबसे अधिक पॉपुलेशन में कौन सी ट्राइब हिंदुस्तान में है। ये हो गया। फिर कुछ ट्राइब तो इतनी अजीबोगरीब हैं, कल का लेक्चर बहुत खास होगा। मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइबल कम्युनिटी कुछ कितनी खास, इतनी खास क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो कुछ ट्राइब इतनी खतरनाक हैं कि वो बाहर के लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। कोई उनसे अलग पहनावे में, उनसे अलग शक्ल हो तो उसको वहीं खत्म कर देते हैं। एक बार डिस्कवरी चैनल का रिपोर्टर गया था रिपोर्ट करने के लिए, उन ट्राइबल कम्युनिटी के जीवन को देखने के लिए वहां रिकॉर्ड करने गया था, तो उन्होंने उसको वही मार दिया था। तो ये बर्दाश्त नहीं करते जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। ये मौलाना में आप जाएंगे जब, तो वो भी ट्राइबल हैं सारे के सारे, वो भी बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक तरह की हेट्रेड है कि जो उनसे अलग दिखते हैं उनके लिए उनके पास दिन में क्या होती है? हेट्रेड होती है। और तो और अभी आप चंबा में भी आपके कई ऐसे इलाके हैं जो बड़े ट्राइबल हैं, वो भी अपने ही ट्राइब के लोगों को पसंद करते हैं, बाहरी लोगों को पसंद वो नहीं करते। उनका मानना है कि बाहर के लोग उनके कल्चर को दूषित कर देते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं या पॉल्यूट कर देते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो वो बर्दाश्त नहीं करते बाहर के लोगों को। वेल दैट सेड, तो हम कल इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, लीजिए ब्रेक, लंच कर लीजिए। गुड मॉर्निंग।